Good morning, students. Welcome to your civics class. So, today I am going to start chapter number 16, Citizenship, page number 303. So, the basic question arises is who is a citizen? Citizen कौन होता है ये आप सबको पता होगा. In the ancient city-states of Greece, only those few people are called citizens who directly took part in the administration process of the country. पहले के टाइम में एंशंट टाइम में ग्रीस में सिर्फ उन्हीं लोगों को सिटीजन्स बोला जाता था जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता था, जो भी इलेक्शंस वगैरह होते थे, या जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता था जो कि वहाँ के लिए बेनिफिट होता था लोगों के लिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को सिटीज़न बोला जाता था. बट इन द मॉडर्न टाइम्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन अ स्टेट. लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में टू टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं स्टेट में. वन, द नेटिव्स, उसको हम सिटीजन्स बोलते हैं. एंड द सेकेंड, पीपल बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज, और कुछ ऐसे जो कि अदर कंट्री को बिलोंग करते हैं, दैट इज द एलियंस. नाउ द क्वेश्चन इज हु इज सिटीजन. सिटीजन कौन होते हैं? Those people living in a state and enjoying civil and political rights are the citizens of that state. वो लोग जो कि किसी स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, आर नोन एज सिटीजन्स ऑफ दैट स्टेट. और इसके ऊपर कई सारे थिंकर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी. लाइक एरिस्टोटल ने क्या डिफाइन किया था सिटीजन्स कौन होते हैं? He who has the power to take part in the deliberative and judicial administration of a state is said by us as a citizen. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर नोन एज सिटीजन. इवन द सिटीजन ऑफ टुडे पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय इलेक्टिंग हिज रिप्रेजेंटेटिव थ्रू पॉलिटिकल राइट्स. और आज के टाइम में भी जो सिटीजन्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं बाय द इलेक्शंस में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, और उनके जो चूज़ किए गए रिप्रेजेंटेटिव ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन द डिस्कशन. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द रिलेवेंट ग्राउंड्स फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूशन. कौन कौन से ऐसी बेसिक ग्राउंड्स होते हैं जिनके ऊपर इंक्लूजन और एक्सक्लूशन होता है? फर्स्ट इज़ रिलेवेंट ग्राउंड्स फॉर इंक्लूजन. कनेक्टेड कैसे होते हैं ये जो छोटे छोटे पार्ट्स मिलके किसी ग्रुप का ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशंस इट मे बी सेड दैट 5 कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर मेकिंग अ सिटीजन्स. सो बेसिकली 5 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एसेंशियल होती है सिटीजन्स को फॉर द मेकिंग ऑफ सिटीजन. फर्स्ट इज़ मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट. किसी भी सिटीज़न के लिए सिटीज़न हम उनको कब बोल सकते हैं? जब उनके पास मेंबरशिप हो उनके स्टेट की. अलीजियंस ऑफ स्टेट, सपोर्ट हो गवर्नमेंट का जो भी डिस्कशन हो. दिस कंडीशन इज़ मोस्ट एसेंशियल. व्हेन वी ओ अलीजियंस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन वी फील हैप्पी एट इट्स प्रॉस्पेरिटी एंड अनहैप्पी एज इट्स डीजेनरेशन. ओके, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. सपोज़ अगर आप इंडिया में रह रहे हो, यहाँ के सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स को. सो अगर सपोज़ कोई गेम होता है, क्रिकेट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी हमारी टीम, इंडिया की टीम अगर किसी अदर कंट्री में जा कर के वहाँ क्रिकेट को कोई ट्रॉफ़ी लेकर के आती है, तो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस किससे होगी? हमें होगी. अगर वैसे ही अगर कोई हमारी टीम वहाँ पे जा कर के अगर किसी भी गेम में ट्रॉफ़ी नहीं लेके आ पाती या हार जाती है, तो उतना ही दुख भी हमें होगा. सो किसी भी नेशन में किसी भी उनकी हैप्पीनेस में हैप्पी होना और अनहैप्पीनेस में सैड फील करना, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर इंक्लूजन. थर्ड इज़ acquisition of political and social rights. A man is called a citizen only when he possesses civil and political rights in the state. हम उन्हीं को सिटीज़न बोल सकते हैं जब उनके पास पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स हो उनके स्टेट का. नेक्स्ट इज़ द फीलिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी. लोगों के जो जनरल पब्लिक होती है उनके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको वो पूरा करें.
एंड लास्ट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी ग्राउंड पे, लाइक कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स एक्सेट्रा, इन सारे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना चाहिए किसी को भी इन अ कंट्री। नेक्स्ट इज रिलेवेंट ग्राउंड्स फॉर एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन मीन्स किसी चीज़ को बाहर रखना, कीप आउट। The manner in which, by adopting and following certain rules and regulations, citizenship of our country is obtained. In same manner, certain reasons causes loss of citizenship as well. जैसे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करके जो भी सिटीज़नशिप है वहाँ की हम लोग को मिल सकती है, वैसे ही कुछ रीज़न्स ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी सिटीज़नशिप वहाँ की हमसे ले ली जा सकती है, हम उसे खो देते हैं। द रीज़न्स आर रेजिग्नेशन। अगर आप किसी कंट्री में हैं और वहाँ पे आपने रिज़ाइन कर दिया है वहाँ की सिटीज़नशिप से, तो आप वहाँ के सिटीज़न नहीं होंगे। इन जर्मनी इट इज़ अ रूल दैट इफ़ अ सिटीज़न रिज़ाइंस द सिटीज़नशिप ऑफ दैट कंट्री फॉर एक्वायरिंग द सिटीज़नशिप ऑफ अनदर कंट्री, ही इज़ अलाउड टू डू सो। अगर आप किसी और कंट्री के सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं तो आपको पहले जिस कंट्री में आप रह रहे हैं पहले से वहाँ पे रिज़ाइन देना होगा, देन ओनली यू गेन द सिटीज़नशिप ऑफ अनदर कंट्री। सेकेंड इज़ मैरिज। अगर आपकी अगर कोई फीमेल है वो जहाँ पे रह रही है उसकी मैरिज किसी फॉरेनर से हो जाती है तो उसको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाएगी, और जहाँ पे पहले से वो रह रही है वहाँ की सिटीज़नशिप ख़त्म हो जाएगी। थर्ड इज़ द एब्सेंस। अगर कोई भी सिटीज़न किसी भी कंट्री का बहुत टाइम से उस कंट्री में नहीं रह रहा है, उस प्रेजेंट कंट्री में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसकी भी सिटीज़नशिप ख़त्म हो जाएगी। और मोस्टली 10 ईयर्स का टाइम रहता है। सम कंट्रीज़ हैव द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड सम हैव इवन मोर। सो बहुत सारी कंट्रीज़ में 10 ईयर्स तक का टाइम रहता है कि आप उसमें अपनी जो लोग नहीं मिलते हैं, एब्सेंस डिक्लेयर कर दिए जाते हैं 10 ईयर्स के बाद में, वहाँ पे उनकी सिटीज़नशिप ख़त्म हो जाती है। इन केस ऑफ डबल सिटीज़नशिप, कुछ कंट्रीज़ में डबल सिटीज़नशिप की वजह से भी पहले जहाँ कोई दोनों में से कोई एक सिटीज़नशिप को कैंसिल करना होता है। एम्प्लॉयमेंट अंडर फॉरेन गवर्नमेंट्स। जब आप फॉरेन गवर्नमेंट्स के अंडर में एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा तो आप जो ओरिजिनल जो आपकी कंट्री है वहाँ से आपको सिटीज़नशिप ख़त्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट इज़ द इंडियन सिटीज़नशिप। इंडियन सिटीज़नशिप आपको कैसे मिलती है? ऑल सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया एंड लिविंग इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जितने भी लोग इंडिया में बॉर्न हुए हैं या यहाँ पे रह रहे हैं वो सिटीज़न होंगे इंडिया के। ऑल चिल्ड्रन बॉर्न इन अ फॉरेन कंट्री बट whose parents live in India are the citizen of India। ऐसे चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स इंडिया में ही रहते हैं लेकिन उन बच्चों का बर्थ किसी फॉरेन कंट्री में हुई है तो वो सिटीज़न रहेंगे इंडिया के ही। All such persons who are allegiance to India and are living in India for 5 years before the enforcement of the constitution can be citizens of India। अगर इंडिया में कोई भी फॉरेन सिटीजन्स 5 ईयर और इससे ज़्यादा रह रहा है सो वो इंडिया का सिटीज़न होगा। नेक्स्ट इज़ द सिटीजनशिप एक्विटेंस एक्ट 1955। What is it? First is the person who is desirous and acquiring Indian citizenship should not belong to such a country which does not provide citizenship to the people of India। ऐसे लोग जिनको इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं वो ऐसी कंट्री को बिलोंग ना करें जहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। सेकेंड इज़ ही शुड बी अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। द पर्सन desirous of acquiring citizenship should have lived in India at least for a year on a date of application। जो लोग इंडिया की सिटीज़नशिप चाहते हैं वो एटलीस्ट 1 साल तक 1 ईयर तक इंडिया में रह चुके हों तभी वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ की सिटीज़नशिप के लिए। He must lived in India for total of 4 years in 7 years before the mention 1 year। और वो
इंडिया में 4 इयर्स या 7 इयर्स तक रह चुके हैं अप्लाई करने के बाद। An alien or a foreigner who has acquired special qualification in any sphere of human development, philosophy, science, art, literature, etc., may be granted citizenship without insisting or fulfillment the above mentioned conditions. So कुछ conditions ऐसी होती हैं जिसके अंडर में बाहर के लोगों को, फॉरेनर्स को भी, एलियंस को भी इंडिया में सिटीजनशिप मिल सकती है बाय फॉलोइंग दीज कंडीशंस. Next is how are new claims to citizenship negotiated. First is citizen of a state. Citizen of a state जो भी citizens होते हैं वो 2 types में divided हैं. First है natural born citizens and second है naturalized citizen. Natural born citizen कौन से होंगे? Natural born citizens are those citizens who acquire citizenship due to birth and heredity. ऐसे citizens जो बर्थ से ही, बाय बर्थ ही सिटीजनशिप उनको मिली हुई है इंडिया की, दे आर नोन एज नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स. नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. कौन कौन से होते हैं ये? फर्स्ट इज ब्लड रिलेशनशिप, सेकेंड इज प्लेस ऑफ बर्थ एंड थर्ड इज डबल प्रिंसिपल. एंड सेकेंड कौन सा है? नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स. ये कौन से होते हैं? ऐसे लोग जैसे फॉरेनर्स कोई हैं या किसी अदर कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो इंडिया में ही सेटल होकर के अपना कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर लेते हैं और वो 4-5 ईयर्स और 6 ईयर्स से यहीं पे हैं, देन ओनली वो अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के सिटीज़नशिप के लिए और उनको फिर हम नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स बोलेंगे. सम फॉरेनर्स हु came to state for some purpose or reason and for a certain period but do not return to their native country and start their business in the state and decide to live in that state in future are required to fulfill certain formalities, and after fulfilling them and expressing their desire through application for citizenship, and if the application accepted, then they become citizen of that state. Such acquired citizenship is known as naturalized citizen. और अगर उनकी applications approve कर दी जाती है, accept कर ली जाती है citizenship के लिए, तभी हम उन्हें naturalized citizen बोलेंगे. Okay. Next is aliens. So the natural question arises that who is an alien? Alien कौन होते हैं? Alien is the one who is born in some other country than the one in which he is presently residing and remains loyal towards the state of his birth. Alien कौन होते हैं? जो कि एक दूसरी कंट्री में बर्थ हुई होती है और वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे रह तो रहे हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टी उनके स्टेट जहाँ पे उनकी बर्थ हुई थी वहाँ पे भी बनती है. सो फॉरेनर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एलियन टूरिस्ट एंड एम्बेसडर्स. फॉरेनर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एलियन टूरिस्ट और दूसरे एम्बेसडर्स. एलियन टूरिस्ट कौन से होते हैं? जो टूरिस्ट होते हैं साइट सीइंग के लिए, किसी वर्क के लिए, किसी ऑफिशियल वर्क के लिए, या स्कॉलर्स वगैरह जो होते हैं, वो एलियन टूरिस्ट उनको हम बोलेंगे. हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए जो आते हैं. एंड एम्बेसडर्स कौन से होते हैं? आप देखे होंगे, आप लोगों ने सुना होगा मस्ट कि सपोज़ पाकिस्तान में अगर इंडियन एम्बेसी है तो वहाँ पे इंडिया के जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वहाँ पे वर्क कर रहे हैं. सो दे आर नोन एज एम्बेसडर्स ओवर देयर. नेक्स्ट इज़ द सिटीजन्स एंड वोटर्स. ऑल द सिटीज़न ऑफ अ कंट्री आर नॉट नेसेसरली वोटर्स. जितने भी सिटीजन्स कंट्री में होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारे वोटर हों. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सिटीज़न एंड अ वोटर. यहाँ पे डिफरेंस होता है सिटीज़न और वोटर में. Citizen possesses political rights, but in all countries, minors do not possess this right. In the same way, in some countries, women do not enjoy rights to vote, and in other countries, naturalized citizens do not possess all those rights enjoyed by the natural born citizens. सो सिटीज़न और वोटर्स हर एक कंट्री में होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे वोटर्स हों. जो नेचुरलाइज सिटीजन्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्री से आकर के इंडिया में सेटल अप हो गए हैं
और यहीं पे अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, यहाँ पे रहने लगे, उनको सिटीज़नशिप भी मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी जो इंडिया में जो वोटिंग होती है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नेगोशिएशन ऑफ न्यू क्लेम्स टू सिटीजनशिप। द फॉलोइंग मेथड्स आर adopted फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। कुछ मेथड्स हम अडॉप्ट करके सिटीजनशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज मैरिज। इफ़ अ वुमेन मैरीज एन एलियन, शी लूजेज द सिटीजनशिप of her own country and acquires the citizenship of her husband's country. Second is purchase of land. अगर आप किसी दूसरी कंट्री में लैंड परचेज कर लेते हैं तो भी आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। थर्ड इज़ गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस वहाँ की ज्वाइन कर लेते हैं। एंड फोर्थ इज़ ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। अगर आप किसी भी कंट्री में ज़्यादा टाइम तक रह लिए हैं, 2-3 years और 4 years, देन ओनली आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। देन नेक्स्ट इज़ अडॉप्शन। टू बी अ स्कॉलर। अगर आप स्कॉलर हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, आप किसी भी कंट्री में अदर कंट्री में हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, देन ओनली यू गेट द सिटीजनशिप। अडॉप्शन अगर आपका हो जाता है, इन केस ऑफ अडॉप्शन, देन लेटर एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ दैट सिटीजन्स कंट्री, तब भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। कैन वी हैव अ ग्लोबल सिटीजनशिप। क्या हमें ग्लोबल सिटीजनशिप भी मिल सकती है? सो इसके दो टाइप्स हैं। द थिंकर्स हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप गिव द फॉलोइंग लॉजिक इन देयर सपोर्ट। फर्स्ट है यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थिंकर्स ने ग्लोबल सिटीजनशिप एग्जिस्ट होती है या नहीं, उसके दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला कौन सा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कंडीशंस में ये दोनों के अंडर में अगर आप जब पढ़ोगे तो ग्लोबल सिटीजनशिप हमें मिल सकती है। एंड सेकेंड बी पार्ट क्या है? ग्लोबल सिटीजनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। और वही थिंकर्स ये भी मानते हैं कि कुछ सर्टन सिटीजन कंडीशंस में ग्लोबल सिटीजनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। सो यूएनओ और डब्ल्यूटीओ का आप एग्जांपल्स दोनों जगह आप जब पढ़ोगे तो देखोगे कि एक जगह पे कुछ कंडीशंस के अंडर ग्लोबल सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, एंड देन कुछ कंडीशंस के अंदर आपको ग्लोबल सिटीजनशिप्स नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन एंड आंसर। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 6 from short question and answer, and question number 3 from long answer type question. And in our next class we will start the new chapter.